नमस्कार साथियों। हम लोग आरपीसी स्कूल व्याख्याता का पेपर 2 सोल्व कर रहे हैं। तो हमने इसमें 64 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 65 क्वेश्चन से वापस शुरुआत करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इनका फ़ायदा उन्हें भी मिलता है। आप मन में कतई ये ना रखें कि वो पढ़ लेगा हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर हम भी सोच लें तो फिर क्या होगा बताओ दुनिया का। ये चीज़ें आप अपने मन में नहीं रखें। जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है ना। बाकी आप ये सोच रहे होगे कि भाई आपका उद्देश्य होगा कमाना, तो यूट्यूब से ऐसा इतना कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना। ये आप मन से बाहर निकाल देना ये बातें तो। ठीक है। बाकी हमारा शौक है पढ़ाने का, तो उसके हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के दिमाग में होता होगा कि आपको ये मिल रहा है तो आप बोल रहे हो शेयर करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम 65 नंबर क्वेश्चन से। ये कह रहा है दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदा भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। तो भेदा भेदवादी संत कौन थे? गुरु नानक। ठीक है। और मलुकदास ने ग्रंथ लिखा था ज्ञान बोध। क्या लिखा था? ज्ञान बोध। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ज्ञान बोध। इनकी एक पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है मलुकदास की। अजगर करे ना चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। किसकी है? मलुकदास की है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ठीक है। कबीरदास की बताइए। दत्तदयाल की क्या करती है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? पहली बात तो रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है। तो कौन सा नहीं है? कबीर तो है, धर्मदास। धर्मदास कबीरदास जी के शिष्य थे। ठीक है। सेन भी है, पीपा भी है, लेकिन धर्मदास नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। रामानंद बताओ किस भक्ति से संबंधित है? कृष्ण भक्त है कि राम भक्त है? बताओ, कृष्ण भक्त थे या राम भक्त थे? तो रामानंद राम भक्त है। राम आया ना अंदर, ऐसा नाम आने से कुछ नहीं, मैं तो ये ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। ये राम भक्त है। ठीक है ना। इसका मतलब यह नहीं कि जिसमें राम आ जाए वो राम भक्ति थे, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। मरगावती। मरगावती किसकी है बताओ? मरगावती कुतुबन की। किसकी? कुतुबन की। इसकी रचना हुई थी 1503 में। क्योंकि इसका क्रम भी पूछा जाता है, इसलिए मैं रचना काल बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की। किसकी? ईश्वरदास की। ये 1501 में। कब? 1501 में। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। ये 1379 में लिखी गई थी। हंसावली किसकी है? असाइद की। ये 1370 में। इनका कालक्रम पूछा जाता है और नेट में पूछा भी गया है, तो इसलिए मैंने आपको इसका कालक्रम बता दिया। ये ध्यान रखें आप। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, लगा लो इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? कोई पूछ ले आपसे तो बताइए। रामानुजाचार्य का। किसका? रामानुजाचार्य का। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य का। अगर यहाँ विष्णु स्वामी भी आ जाए ना वो भी सही है। विष्णु स्वामी भी आ जाए ना वो भी सही है। ठीक है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। ठीक है। और द्वैताद्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का। किसका है? मध्वाचार्य का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। एक सॉरी ये देता द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। मैंने मध्वाचार्य बता दिया। मध्वाचार्य का तो द्वैतवाद है खाली। क्या खाली द्वैतवाद आ जाए ना, ये द्वैतवाद ये तो मध्वाचार्य का है और द्वैता द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। ठीक है। इसमें थोड़ी करेक्शन कर ले आप। अगला देखो। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। ये क्या कह रहा है कि किस विकल्प की सभी रचनाएं तुलसीदास की नहीं है? ठीक है। दोहावली तुलसीदास की है। हनुमान नाटक ये हृदय राम की है। एक तो बी। ठीक है, बी आ रहा है इसमें। और राम ध्यान मंजरी ये भी तुलसीदास की नहीं है। हनुमान नाटक तो इसकी है हृदय राम की। और राम ध्यान मंजरी अगरदास की। किसकी? अगरदास की। वैराग्य संदीप तुलसीदास की है। बी और सी, बी और क्या सी, ये तुलसीदास की नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। भक्ति काल में किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर सम्मान अधिकार था? तो आचार्य तुलसीदास का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? मैंने एक ट्रिक बताई आपको ब्रज भाषा की। विनय, वैराग्य और वल्ली। ठीक है। इसमें रामाज्ञ प्रश्नावली को छोड़ देना। बाकी सारी में जिसमें विनय आ जाए, वैराग्य आ जाए, वल्ली आ जाए, वो सारी रचनाएं ब्रज भाषा की। किस भाषा की? ब्रज भाषा की। तो देखो गीतावली वल्ली आ रहा, तो गीतावली इसका सही आंसर है। बाकी सारी अवधि की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही ब्रह्म ब्रह्मायो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बताओ? तो कबीर, तुलसी, सूर। तो कौन है? सूरदास।
इसका आंसर है सूरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रधान प्रधान पीठ दादू द्वारा परिवर्तित कहाँ पर स्थित है? प्रधान पीठ पूछ रहा है। प्रधान पीठ कहाँ है? नरैना। नरैना कहाँ है पूछ ले? जयपुर। कहाँ पर? जयपुर। कहीं कहीं नारायणा लिखा हुआ था, क्या? नारायणा जयपुर, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन थे? अष्टछाप की स्थापना पूछ रहे हैं। पहली बात ध्यान रखें, अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में, और इसमें 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य के और 4 थे किसके? विठलनाथ के। दोनों को मिला के हो गए 8, इसलिए इसे अष्टछाप कहा गया। तो इसकी स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया बताओ? तो हित हरिवंश ने। किसने किया? हित हरिवंश ने। ठीक है, एक स्वामी हरिदास थे, उन्होंने किसकी स्थापना की बताओ? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई बताओ? गीत गोविंद की टीका मीराबाई की है, राग सोरठा के पद मीराबाई, नरसिंह मायरो मीराबाई, लेकिन प्रेम वाटिका है ना, ये रस खान की। किसकी है? रस खान की। इसका रचनाकाल भी ध्यान रखें, 1614 है, पूछा हुआ है। ठीक है, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और नरसिंह जी को मायरो सारे मीराबाई की है, लेकिन प्रेम वाटिका रस खान की, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किसके विषय में है? कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई, कैसी लुभावनी? कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। ठीक है, तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कह रहे हैं रहीमदास जी के बारे में। किसके बारे में? रहीम। ठीक है, ये बैराम खां के पुत्र थे, जो अकबर के सेनापति थे ना बैराम खां, उनके पुत्र थे रहीमदास जी। अगला क्वेश्चन देखो आप, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बताओ? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, तो इसके रचनाकार भी रहीमदास जी है। एक ऐसी पंक्ति और है जो तुलसीदास की है, सूरतीय नगतीय नहीं, सूरतीय नरतीय, सूरतीय नरतीय और नगतीय, ऐसे करके नागतीय, ये सारी ऐसे तिया है ना, ये तुलसीदास की है। तैसे ती और तू तुलसी, ऐसे आप ट्रिक से मिला लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है बताओ? गीत गोविंद की टीका नहीं, यही है। इसकी रचना किसने नहीं की थी? नंददास ने नहीं की थी। तो फिर किसने की थी? जयदेव की थी। किसकी थी? जयदेव की गीत गोविंद। ठीक है, रास पंचाध्यायी नंददास, अनेकार्थ मंजरी नंददास, श्याम सगाई नंददास। ठीक है, और रास पंचाध्यायी की रचना नंददास ने रोला छंद में की है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, किस छंद में की है? रोला छंद में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कौन गया था? नंददास? नहीं नहीं नहीं, कुंभनदास। ठीक है, संतन को कहा सीकरी सो कहा, ये कथन किसका है? कुंभनदास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि। किसकी? चिंतामणि की। ललित ललाम मथिराम की। भाव विलास किसकी है? देव की। काव्य निर्णय भिखारी दास की। जसवंत सिंह की क्या है फिर? भाषाभूषण। क्या है? भाषाभूषण। ये जो इसमें लिखे है ना, ये 50 या 100 बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं 100 बार। अगर आपसे ये गलत हो जाए तो आप देखो औरों से बहुत पीछे हो जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, कभी गलत नहीं होने चाहिए। देखो मेरा तो एक ही फंडा है, आए हुए क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आए हुए क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इन 2 चीज़ों में सुधार कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो और आसान क्वेश्चन कभी गलत ना हो, क्योंकि ये हमें बहुत पीछे ले जाते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो किसी को आते नहीं है। ठीक है ना, उससे तो हमें नुकसान होता है, पॉइंट 33 का होता है, माइनस मार्किंग जाता है। इसमें तो पूरे का पूरा 2 नंबर का नुकसान होता है भाई। आए हुए और आसान क्वेश्चन गलत होते हैं तो मतलब एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का नुकसान, और हार्ड क्वेश्चन गलत मतलब पॉइंट 33 का नुकसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी। गंगा लहरी किसकी बताओ? हमने बात कर रखी है पहले, ये बात तो नहीं की है। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की। किसकी है? पद्माकर की। इसके नामा किसकी है? बोधा की। इसके नामा बोधा की। वीर लीला घनानंद। शिवा बावनी भूषण। किसकी? भूषण। और घनानंद की क्या है? इश्कलता। क्या है? इश्कलता। किसकी है? घनानंद की। गंगा लहरी, पद्माकर, इश्क नामा, बोधा, वीर लीला, घनानंद, शिवा बावनी, भूषण और इश्कलता घनानंद। इश्कलता और इश्क नामा में समझ होती है। ठीक है, एक यमुना लहरी और है, यमुना लहरी, तो ये ग्वाल की है। किसकी है? ग्वाल की है, ध्यान रखना। जो चीज़ें एक नाम की है वो आप साथ साथ देखते रहे, क्योंकि देखो ये चीज़ें
हाँ, एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, उन्हें पता है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा, ले रही है ये यमुना है ये गंगा है, गंगा तो पद्मा है और यमुना ग्वाल है, ठीक है। रस रंग भी ग्वाल की, ध्यान रखना, रस रंग, ये सारी रचनाएं बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी लक्षण ग्रंथ हैं? पहले तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये है, भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुल कल्पत्रु और काव्य रसायन। भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित ललाम मतीराम, कवि कुल कल्पत्रु चिंतामणि, काव्य रसायन देव। कवि रत्नाकर सेनापति, काव्य रसायन ये देव की है, रत्न हजारा, रसनिधि की है, ललित ललाम मतीराम की है। ये मतीराम आ गए वापस, कवि कुल कल्पत्रु चिंतामणि, ठाकुर टोसक, लाला भगवान दीन, रतन हजारा, रसनिधि। वीर वारिस बोधा, भाषा भूषण जसवंत सिंह, काव्य रसायन देव और कवि रत्नाकर सेनापति। तो सारी जो रचनाएं है ना, इसका पोस्टमार्टम कर दो, बिखेर दो क्वेश्चन को, फिर कैसे गलत होगा? गलत हो ही नहीं सकता ना। तो अच्छे से देखो आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए, ठीक है। ये रचनाएं दे रखी है, इसके आधार पर आगे क्या कह रहा है कि किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है? देव की नहीं। अष्टयाम, ये तो देव की है कि नहीं है? देव की नहीं है। अष्टयाम तो देव की है। अलंकार माला देव की नहीं है, एक तो, ठीक है। अंग दर्पण, नहीं सॉरी, राग रत्नाकर ये भी देव की नहीं है। राग रत्नाकर देव की है क्या? नहीं है, बताओ। ये देव की है। अंग दर्पण ये देव की नहीं है। तो बी और डी ये देव की नहीं है। बी और डी कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, ठीक है। तो अलंकार माला किसका है, किसकी है? मन में आ रहा हो ना आपके? तो ये सुरती मिश्र की, किसकी है? अलंकार माला सुरती मिश्र की, ठीक है। सुरती मिश्र की एक रचना आप और ध्यान रखें, एक तो अलंकार माला, एक रसमाला। अलंकार माला और रसमाला, सारी माला सुरती ने पहनी, ठीक है। अलंकार माला, रसमाला, एक रस रत्नाकर। कौन सी रत्नाकर? रस रत्नाकर, ये भी किसकी है? सुरती मिश्र की। रसमाला, अलंकार माला और रस रत्नाकर सारी किसकी है? सुरती मिश्र की। और राग रत्नाकर पूछ ले तो राग रत्नाकर किसकी है? ये देव की है, ठीक है ना। राग रत्नाकर सॉरी देव की नहीं है, ये कृष्णानंद व्यास की है। किसकी है? कृष्णानंद व्यास की। राग रत्नाकर सॉरी सॉरी, एक मिनट कंफ्यूजन हो रही है। राग रत्नाकर देव की है, ठीक है, सॉरी सॉरी। राग रत्नाकर देव की है। अलंकार माला रसमाला किसकी है? अलंकार माला रसमाला और रस रत्नाकर किसकी है? सुरती मिश्र की। राग रत्नाकर देव की, अष्टयाम देव की, ठीक है। अंग दर्पण है ना, ये किसकी है? बताओ। अंग दर्पण ये मैंने बात कर रखी है, पहले कमेंट करके बताना। देव की है, इतना क्यों सोच रहे हो? देव की नहीं है ना। कंफ्यूजन हो रही है ना, कोई नहीं। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। आप मुझे आप बताना अंग दर्पण किसकी रचना है, ठीक है। और राग रत्नाकर पूछ ले किसकी है, तो देव की है, ठीक है। और एक राग कल्पद्रुम है, क्या? राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम, तो ये किसकी है? ये कृष्णानंद व्यास की है। किसकी है? कृष्णानंद व्यास की। मुझे लग रहा है आपके थोड़ी कंफ्यूजन हुई है ना। कुछ नहीं है, अब सीधा ध्यान रखना। ये पूछ रहा कौन सी रचना देव की नहीं, तो बी और डी ये देव की नहीं है। एक तो अलंकार माला और अंग दर्पण ये देव की रचनाएं नहीं है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, ठीक है। अलंकार माला, रसमाला और रस रत्नाकर किसकी है? सुरती मिश्र की, ठीक है, सुरती मिश्र की। हो गए कंप्लीट। अंग दर्पण आप बताओगे, क्योंकि मैंने 10 बार बात कर रखी है इसकी, ठीक है। और राग रत्नाकर ये किसकी है बताओ? ये देव की है, ठीक है। और ये अष्टयाम ये देव की है। और एक राग कल्पद्रुम है, क्या? राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम ये किसकी है? ये कृष्णानंद व्यास की है, कृष्णानंद व्यास की, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? बताओ। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि किसके हिसाब से? गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में? बताओ। तो ये बिहारी के संबंध में, ठीक है ना। किसके संबंध में? बिहारी। बिहारी की रचना क्या है? बिहारी सतसई, क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसकी पूछ ले तो बिहारी की रचना है। यह लक्षण ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना पहली बात। बिहारी सतसई लक्षण ग्रंथ नहीं है, बिहारी सतसई लक्षण ग्रंथ नहीं है, जोर दे के बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। सेनापति का कवि रत्नाकर, पद्माकर की गंगा लेरी हमने बात की थी, भूषण की कौन सी है? शिव बावन, ठीक है, ये कथन थे। और ये बिहारी का कथन था, किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था। देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है हमेशा, आप भले ही पेपर उठा के देख लो। और हम लोगों ने यहाँ 10 से 12 पेपर किए हैं, आपको पता ही है, अब तो बताने की जरूरत ही कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखो आप, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम। देखो रीतिकालीन कवि है ना, रीतिकालीन जितने भी कवि, उनको जन्म डेट आपको पता रखनी है। रीतिकालीन सभी कवियों की जन्म तिथि आपको पता होनी चाहिए, और जो फेमस कवि है उनकी भी होनी चाहिए, ठीक है। रीतिकाल तो अनिवार्य है क्योंकि हर बार पूछा जाता है। तो क्रम पूछ रहा है, तो इसका आंसर नंबर होगा बी, केशव 1555, ठीक है।
और चिंतामणि 1609, और देव 1673, और पद्माकर 1753। ठीक है, ये हो गया ना क्रम से। अगला क्वेश्चन, इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यून अधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी एक विशेष प्रकार की रीति है। तो दोनों कथन सही है। ठीक है ना। इस काल को रीतिकाल कहने, रीतिकाल के बारे में कह रहा है, इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष ना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यून अधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। दोनों कथन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया, मतलब। तो कवि कुलकल्पतरु, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, ये किसका पूछ ले तो चिंतामणि का है। ठीक है, चिंतामणि का। ठीक है, अब देखो आपको रस निरूपक ग्रंथ कौन से हैं सारे याद रखना है, अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन से हैं ये भी याद रखना है, छंद निरूपक ग्रंथ कौन से है ये भी याद रखना है, और सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है ये भी याद रखना है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है हर बार, और ये हार्ड क्वेश्चन होता है। रस निरूपक, अलंकार निरूपक, छंद निरूपक और सर्वांग निरूपक। तो कई बार क्या पूछ लेता है कि कौन सा रस निरूपक कवि नहीं है, तो भाई जिसकी रचना हुई कवि होगा। जैसे ये ललित ललाम है, बताओ, तो इसका कवि हो गया, ये अलंकार ग्रंथ है तो अलंकार निरूपक कवि हो गए वो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2020 में हुआ ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए। हम देखेंगे क्योंकि मैंने वो सारे पेपर सोल्व कर रखे हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें मैंने अच्छा संकलन किया है, तो देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, 88 नंबर देख लेना हमने। अगला है, आगे के सुकवि रिजई तो कविता ही न तो राधा का नहीं सुमिरन सुमिरन को बानो है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है बताओ। तो भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। आगे के कवि सुकवि रिजई तो, आगे के सुकवि रिजई तो कविता ही, आगे के कवि रिज रहे तो कविता नहीं तो राधा का राधा और मतलब कृष्ण का नाम ले लिया है, समझ लेना। ये कथन किसका है? भिखारी दास का। भिखारी दास सर्वांग निरूपक कवि है, ध्यान रखना, सर्वांग निरूपक कवि है। ठीक है ना। भिखारी दास, इनका ग्रंथ था काव्य निर्णय। क्या था? काव्य निर्णय। ठीक है। ग्रंथ का क्या था? इश्क लता या इश्क नामा, इश्क लता या इश्क नामा, इश्क लता। बिहारी का बिहारी सत्सई। देव का कोई ग्रंथ बताओ? भावविलास, देव विलास का भी ग्रंथ है देव के। तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया बताओ। मतीराम द्वारा नहीं रचा गया। रसराज मतीराम का है हमने कई बार बात की, क्यों नहीं है। और लक्षण श्रृंगार ये भी मतीराम का है। रस रेसिए ये नहीं है। तो फिर किसका ये कुलपति मिश्र का है। किसका है? कुलपति मिश्र का है। रस रेसिए किसका है? कुलपति मिश्र का है। रस रेसिए। और साहित्य सार ललित किसका है? मतीराम का। रसराज, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार किसके हैं? मतीराम के। लेकिन रस रेसिए कुलपति मिश्र का है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो आप, उनकी सी वीरताप की अत्युक्तियां में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी से लिखी है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? क्या कह रहा है? उनकी वीरताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी से लिखी है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में बताओ। तो ये बिहारी के विषय में। किसके विषय में? बिहारी के विषय में। ये देखो कथन इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के आने हैं वापस, तो आप इन्हें कंटेस्ट कर लें आराम से। ठीक है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ कम से कम आपको जो आज तक पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जो क्वेश्चन आज तक आए हुए ना वो आपको आने चाहिए। ठीक है, और उसके आसपास की चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो आपका 80% सिलेबस कवर हो गया, समझ लो। 80% बोल रहा हूँ मैं गारंटी के साथ। ठीक है, उसके अलावा 11-12 में किताब चलती है हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, वो पढ़ लो, आपका पूरा कंप्लीट हो गया मामला। बड़ी बड़ी किताबें आपको कहाँ पढ़नी है? देखो पढ़नी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपका एग्जाम कवर इनसे हो जाता है, फर्स्ट ईयर तक तो हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको थोड़ा बहुत हार्ड देखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में उपस्थित हुए, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सदैव और निपुण कवि थे। बताओ दोनों सही है गलत है? बताओ बताओ बताओ। 92, तो दोनों सही है। ये क्या कह रहा है? उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में उपस्थित हुए। ठीक है, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। भूषण की कविता क्या है? कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है
उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक कि उसकी स्वीकृति बनी रहती है। क्या दोनों सही है? बताओ, दोनों सही है। ठीक है, भूषण की कीर्ति संबंध एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, सही बात है। क्या है? क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है ना, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक कि उसकी स्वीकृति बनी रहती है। दोनों कथन सही है। नेट में आजकल खूब पूछे जाते हैं ऐसे। अगला देखो, प्रेम मारक का ऐसा प्रवीण धीर पथिक जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल ने किसके बारे में कहा? बताओ। 50 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपको ये नहीं आता देखो, सोचने की जरूरत पड़ी है ना। तो ये गणानंद के बारे में कहा। किसके बारे में? गणानंद के बारे में कहा है। कल्पना की समाज शक्ति, भाषा की समाज शक्ति, वो बिहारी के बारे में कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी के कथन किस कवि के संबंध में? इनका सा अर्थ सौष्ठव, क्या अर्थ सौष्ठव? नव उन्मेष, नव उन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। बिरले से पकड़ो, बताओ किसके बारे में कहा है? ये देव के बारे में कहा है। किसने कहा? शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आगे देखो, जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति तथा भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना की मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। मूल कथन किसका? बताओ। आचार्य शुक्ल का। अभी हमने बात की थी ना, शुक्ल का कथन था बिहारी के बारे में। देखो घूम फिर के आ जाता है। अगली बार पूछ ले किसका है? शुक्ल का। अगली बार ये पूछ लेंगे कि ऐसा शुक्ल ने किसके बारे में कहा? तो बिहारी के बारे में कहा। घूम फिर के वही आना है। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की थी? नीति विषयक तो वरंद ने की थी, गिरधर कविराय ने भी की थी, लेकिन नागेदास ने नहीं की थी, दीनदयाल गिरी ने की थी। देखो वरंद ने नीति विषयक रचना की थी, फिर गिरधर कवि ने की थी। ठीक है, गिरधर कवि ने भी की। ठीक है, उसके बाद दीनदयाल गिरी ने भी की थी। किसने? दीनदयाल गिरी ने भी की। तीनों ने की है नीति विषय काव्य की रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य यानी शौचन काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? बताओ। भावावेग का उच्छल प्रवाह है रीति मुक्त काव्य विशेषता। व्यक्तिपरकता भी है, ये आगे जाके छायावाद में मिलती है व्यक्तिपरकता। और सब प्रकार की रूढ़ि से मुक्ति, ये भी है। शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन नहीं, यह नहीं है। रीति मुक्त काव्य की विशेषता भावावेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार की रूढ़ि से मुक्ति, लेकिन शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन यह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम है। बताओ बताओ बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, रस रहस्य और काव्य निर्णय। बताओ रसिक प्रिया है किसकी? मुझे बताओ किसकी है? केशवदास की। कवि कुल कल्पतरु, सोचो आप मन में सोच लो भाई, आप सोचो मेरे तक आवाज आ जाएगी। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की। रस रहस्य किसकी? बताओ। कुलपति मिश्र की। काव्य निर्णय भिखारीदास की। मुझे बताओ, ये रचनाएं हमने इनकी बात नहीं कर रखी है, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, हमने 10 बार इन रचनाओं की बात कर रही है, घूम फिर के यही वापस आ रहे हैं, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी। सही बात है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी। ठीक है, आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है, ये भी बात सही है। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित है, ये भी सही है। रस मीमांसा शुक्ल का है। रस सिद्धांत पूछ लेना, रस सिद्धांत तो ये नगेंद्र का है। रस सिद्धांत किसका है? नगेंद्र का। रस मीमांसा शुक्ल का है। ठीक है, अगला देखो, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित्र नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया था, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद तो किया था, ठीक है ना, लेकिन वो खड़ी बोली में ना करके ब्रज भाषा में किया था। किस भाषा में? ब्रज भाषा में किया था। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। एक एडविन अर्नाल्ड नाम के कवि थे, उनकी एक किताब थी द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में शुक्ल अनुवाद किया था बुद्ध चरित्र नाम से। ठीक है, ध्यान रखना, एडविन अर्नाल्ड द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पत्ति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताओ। समीक्षा पत्ति से संबंधित, समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनके अंत्य प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ध्यान आकृष्ट किया, ये बात एकदम सही है। समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंत्य प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ध्यान आकृष्ट किया, सही बात है। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया, ये बात भी सही है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन इस सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर क्रियान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भविष्य समीक्षक को सौंप दिया, ये बात गलत है। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युग अनुरूप
नवीनता प्रदान की। ये 3 कथन आप ध्यान रख लेना, आगे और आएंगे, ठीक है ना। ये गलत है। इसमें कुछ डाउट तो बोलो, अभी इनको पूरा परिभाषित कर दें। बाकी सीधा है, कुछ परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं इसमें ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये 1 मिनट है ना, इसको इधर रख देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालजयी समीक्षक आचार्य रामबिंदु शुक्ल श्रुति मार्ग के नहीं मुनि मार्ग के हिमायती थे। ठीक है, ये कथन है। आगे तर्क किया इसका, क्योंकि किसी विचार या सिद्धांत को वे गत अनुगतिक रूप में स्वीकार न कर अपने विवेक की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकार करते थे। मतलब दोनों सही है दोनों गलत है, तो दोनों सही है। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन है, इनमें क्या समझाने वाली चीजें होती नहीं है। जो आसपास की चीजें होगी ना वो हम बिना कहीं बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा पत्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने शुक्ल की समीक्षा पत्ति को आगे बढ़ाया, क्या ये बात सही है? सही बात है। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्र की समीक्षा की। नहीं, यथावत स्वीकार नहीं किया। यथावत स्वीकार करते तो फिर नंदुलाल वाजपेयी की जरूरत ही क्यों थी? तो ये गलत हो गया। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे। सही बात है। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्यिक रचना युग चेतना को अंगीकार के बिना संभव नहीं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है नंदुलारे वाजपेयी के बारे में। नंदुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक थे, ध्यान रखना। कैसे थे? सौष्ठववादी आलोचक। कैसे? सौष्ठववादी आलोचक, कई बार ये पूछा हुआ, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताओ बताओ। इनके निबंधों में विद्वत्ता और सरसता का मणिकांचन प्रयोग हुआ है। सही बात है। इनके गंभीर अनुसंधान पर निबंधों में चिंतन तत्व की वरदानता और विनोद में तक अभाव है। नहीं, अभाव कहाँ है यार, भाव है इसमें, तो अभाव तो है ही नहीं। अगर भाव होता ना तो ऐसे ही हो जाता, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगला देखो, उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है, ये भी सही है। इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को रूपायित किया, ये बात भी सही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में 3 कथन सही है, बाकी ये गलत है 2 नंबर वाला। ठीक है, ये कथन आप देख ले, बार बार आते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? बताओ। प्रसाद प्रथम नाटककार थे जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। सही बात है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, ये बात भी सही है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुति प्रयास किया, ये बात भी सही है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय है, ये बात सही नहीं है। रंगमंच का अभाव है प्रसाद के नाटक में। किसका अभाव है? रंगमंच का अभाव है प्रसाद के नाटक में। ठीक है ना, रंगमंच का क्या अभाव है? कहीं भी रंगमंच का वो हो जाए नाम आ जाए, प्रसाद हो तो वो हो ही नहीं सकता। जैसे दिनकर पर गांधीवाद का प्रभाव नहीं था, उनकी कोई रचना पूछ ले, अगर गांधी का नाम आ गया समझ लो वही ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना आप। दिनकर में तो, और प्रसाद में जहाँ रंगमंच का नाम आ जाए ना वो गलत है। और कहानी में प्रेमचंद का पूछ ले तो प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानी नहीं लिखी, ध्यान रखना। प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानी नहीं लिखी। कितना ही बड़ा ऑप्शन आ जाए, आप एक एक वर्ड पकड़ो, उनमें से एक एक वर्ड पकड़ो, क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बाकी किसी के बाप को भी तो याद नहीं होता, सीधी बात है। कुछ पकड़ना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, क्या ऐसी बात है? ये गलत बात है। ध्रुव स्वामी ने नारी अधिकार की आवाज बुलंद कर दी, सही बात। ये पात्र के बारे में पूछ रहा है, प्रसाद के जो नाटक में पात्र थे ना उसकी काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता, ये बात भी सही है। स्कंद गुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार रहता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताओ। ये एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है, यही गलत है। यही क्या है? गलत है। ये गीति नाट्य तो है लेकिन महाभारत के युद्ध को आरंभ को नहीं, युद्ध के अंतिम दिन को आधार बनाकर लिखा गया है। युद्ध के अंतिम दिन को आधार बनाकर अंधा युग लिखा गया है। ठीक है, अगला देखो, इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मकता के स्तर पर उठाए गए, ये बात सही है। इसमें युद्ध जनित अर्थ सत्यों कुंठाओं और एक मिनट, इसमें युद्ध जनित अर्थ सत्यों कुंठाओं अंधी स्वार्थपरता विवेक शून्यता के बीच आस्था दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया, ये बात सही है। इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है, उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है, ये बात भी सही है। ठीक है, इसमें क्या है अंधा युग में कि पौराणिक कथा के माध्यम से ना आधुनिक भावबोध को स्थापित किया गया। अंधा युग में पौराणिक कथाओं के माध्यम से आधुनिक भावबोध को स्थापित किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य
तो एक मिनट, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने, सीधा आंसर आ गया ना। ये कह रहा है निम्नलिखित नाटककारों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक और द्रोणाचार्य, बताओ किसका है? शंकर शेष का। किसका? शंकर शेष का। देवयानी, किसका? देवयानी, बताओ बताओ। देवयानी बताना तो पड़ेगा आपको। तो देवयानी है ठाकुर जगमोहन सिंह का। किसका? ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठाकुर जगमोहन सिंह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ठीक है ना। आठ और सरक किसका है बताओ? आठ और सरक तो सुरेंद्र वर्मा का। बकरी किसकी है बताओ? बकरी सर्वस्व दयाल सक्सेना का। ये बकरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पता है बकरी ज़्यादा दूध देती होगी सर्वस्व दयाल सक्सेना की, तभी ये क्वेश्चन बार बार आता है। बकरी नाटक है, ठीक है। तो देवयानी के कारण ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही है? रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विशेष चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। ये बात सही है। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विशेष चयन में व्यापकता एवं विविधता आई, ठीक है। इस काल में मातृभूमि प्रेम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, ये बात भी सही है। बाल विवाह भ्रूण हत्या विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया, ये बात भी सही है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। सब प्रकार से नहीं की थी, जो बुरी बातें थी ना उसकी भर्त्सना की थी भारतेंदु कालीन कवियों ने, ठीक है ना। बाकी तीनों कथन सही है, बार बार आते हैं, हर बार आएंगे, आगे आते रहेंगे, ठीक है। आप इन्हें देखें। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, बताओ? वे नव युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, एकदम सही बात है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये बात भी सही है। गद्य और पद्य दोनों दोनों में ही खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ये बात भी क्या सही है? नहीं नहीं, गलत है। गद्य के लिए तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। किसका? नहीं, पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। इन्होंने ये बोल दिया कि दोनों में एक का प्रयोग किया, नहीं नहीं, दोनों में नहीं किया था, अलग अलग किया था। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, ठीक है। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी हमने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इनमें से किस साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, बताओ? राधिका रमन सिंह, राधिका रमन प्रसाद से इनका नहीं, ये द्विवेदी युगीन कवि है। कैसे? द्विवेदी युगीन कवि है, ठीक है, द्विवेदी युग के कवि है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्म हुआ था जिनका, ये भारतेंदु काल के थे। अंबिका दत्त व्यास 1858 वाले, ये भी भारतेंदु काल। प्रेमगंज 1855, ये भी भारतेंदु काल के थे, ठीक है। तो राधिका रमन प्रसाद सिंह किसके थे? द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है। दोस्तों, हम लोगों ने कोशिश की है, जितना हमसे हुआ है हमने ये पेपर सोल्व कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। और एक तो मैं आपसे वादा ही कर रहा हूँ, आरपीसी के आज तक जितने पेपर हुए ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर शेट, जितने पेपर राजस्थान में हिंदी के हुए ना, वो तो मैं यहाँ सोल्व करवा दूंगा। ये मैं आपसे वादा ही कर रहा हूँ, आप चिंता मत करें। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बाकी मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में। और उसके बाद जितने भी व्याकरण के पेपर हुए ना आरपीसी में, व्याकरण के, वो सारे करेंगे क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश व्याकरण, ठीक है ना। पहले हिंदी करेंगे, इंग्लिश बाद में देख लेंगे। हिंदी व्याकरण के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, जो भी एलडीसी में हिंदी हुई है, एसआई में हिंदी आती है, जहाँ भी हिंदी के ना, हिंदी को तो हम छोड़ेंगे नहीं, हिंदी अच्छी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद शिक्षक भर्तियों के जितने पेपर है ना, वो हम यहाँ सोल्व करेंगे। शिक्षक भर्ती के अलावा यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि देखो इसका हमें क्या नॉलेज है थोड़ा बहुत, और बाकी अब देखो बाकी एग्जाम की मैंने तैयारी की नहीं, तो हमें पता ही नहीं है। शिक्षक भर्तियों की तैयारी की है, और आरएस का मैटर आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आरएस की तैयारी की है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे ये होता है ना पटवारी वगैरह, इसका हमें इतना नॉलेज है नहीं, तो जिस फील्ड का नॉलेज नहीं है वो चीज़ें करवानी भी नहीं चाहिए, मेरा यही कहना है। तो रीट के सारे पेपर इस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, 2011 से लेके 2023 तक जितने पेपर हुए ना, रीट के भी मिल जाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।